नरेशन में यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर आज हम ये बातचीत हो रही है। इसमें आप लोग मुकम्मल अटेंशन से इसको देखेंगे और इसको रिवाइज करें और इसकी प्रैक्टिस में फिर रहेंगे। तो ये एक इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है और अपकमिंग एग्जामिनेशन है या वैसे इंग्लिश राइटिंग में इसका बहुत ज़्यादा एक पार्ट है। और नरेशन इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और नरेशन जो है इसको एड्रेस किया जाता है। और ये सेकेंड ईयर क्लास में जो करेक्शन है उसमें भी सेंटेंसेस आते हैं और इसके अलावा दूसरी क्लासेस जैसे टेंथ है और उसमें भी इसका बहुत प्ले है, इसका बहुत ज़्यादा एक रोल है। इस पे जो है वो इसको अंडरस्टैंड करना, इसको रिवाइज करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वैल्यू रखता है। और उम्मीद की जाती है कि ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ही सीटेबल होगा। तो राइट, हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जी ये एक डायरेक्ट जो है वो उसकी के लिए ज़रूरी है कि डायरेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसको एड्रेस करते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है। देखिए जी, ये दो स्टूडेंट हैं, ये आमने सामने बैठे हैं और ये बातचीत कर रहे हैं आपस में, यानी ये एग्जामिनेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये जब दोनों की बातचीत होगी, इन दोनों के दरम्यान में जो कॉन्वर्सेशन होगी उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। इन दोनों के दरम्यान में होने वाली बात जो है उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और दो लोगों के दरम्यान में, दो स्टूडेंट्स के दरम्यान में जो भी बात होगी, जो भी कॉन्वर्सेशन होगी, जो भी टॉक होगी उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि डायरेक्ट किसे कहते हैं। अब उम्मीद है कि ये क्लियरेंस जो है वो आपके सामने आ गई है कि दो लोगों के दरमियान में आमने सामने जो बातचीत है, ये इससे क्वेश्चन कर रहा है और ये इसको आंसर कर रहा है, फिर ये इसको क्वेश्चन करता है, फिर आंसर क्वेश्चनिंग का एक सिलसिला जो है वो जारी है। इसको डायरेक्ट स्पीच का नाम दिया जाता है। इसी तरह से ये वाले दोनों लोगों की जो बातचीत है ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिटेड बात होती है दो लोगों के दरमियान में, दो पार्टीज के दरमियान में, दो ग्रुप्स के दरमियान में जो बातचीत होती है उसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और ये लिमिट होता है, इसमें इसकी लिमिटाइज होता है और इसको ये महदूद जो है वो बातचीत होती है और ये कम्पैक्ट होती है। ये इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन भी नहीं होती है और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को इस बारे में मालूमात नहीं होती हैं। और इसी तरह से इनमें से एक जो स्टूडेंट है वो अब आप देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट दूसरे जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता रहा है। मिसाल के तौर पर ये एक टेस्ट के बारे में सर ने इन स्टूडेंट्स को बताया कि आपका टेस्ट है इंग्लिश का, तो चैप्टर नंबर 2 और 3 का। तो ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये वाली बातचीत जो है वो जब एक इनमें से एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर जाके जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको फिर बताता है कि सर ने हमें जो चैप्टर नंबर 2 है और नंबर 3 है उस बारे में हमें गाइड किया है कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप गाइड कर दें कि आपका टेस्ट होगा इंग्लिश का और आपने इसमें से तैयारी करनी है। और वो कह रहे थे कि इसमें राइटिंग भी अच्छी हो और इसके अलावा जो है वो आपका जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइनें लगाएंगे यानी हाशिया मार्जिन लाइन लगाएंगे, मार्कर का यूज़ करेंगे, पेन के साथ लिखेंगे। ये तमाम बातें जो हैं इन दोनों के दरमियान में जो हुई हैं, इसी स्टूडेंट ने फिर दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जाकर बता दी हैं। और जब इस स्टूडेंट ने, इनमें से एक स्टूडेंट ने जब इनको जाकर बताई हैं तो इन दोनों के दरमियान में जो होने वाली बातचीत थी उसमें इसी स्टूडेंट ने यहाँ पर जाके कुछ चीज़ों का इजाफा कर दिया, ये इजाफा कर दिया, या फिर इनमें कुछ कमी कर दी। ये इजाफा या जो कमी है इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं।
इनडायरेक्ट स्पीच जो है, जो यहाँ तक ये वाली पहुंची है, इनको जो बताई जा रही है वो ये वाली इनडायरेक्ट स्पीच है। तो उम्मीद की जाती है कि आपको सबसे पहले जो एक पर्सपेक्टिव है, एक पैराडाइम है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले ये मालूम हो कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और फिर इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। फिर मैं ज़रा इसको ज़रा समराइज करके इसका एपिटोम बता देता हूँ जी आपके लिए। ये दो स्टूडेंट हैं, इन दोनों के दरमियान में बातचीत है, तो ये डायरेक्ट स्पीच होगी। अब इनमें से एक स्टूडेंट जो है वो जाकर दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, यही वाला जो एक स्टूडेंट इन दोनों में से है, यही वाला एक स्टूडेंट जाके आगे 5, 6, 7 स्टूडेंट्स को यही बात जो है वो बताता है। ये स्टूडेंट्स हैं और ये स्टूडेंट उस डायरेक्ट स्पीच में शामिल था। अब जब इसने दो सारी बातें दूसरों को बता दी तो अब ये इनडायरेक्ट स्पीच बनी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो लिमिट में होती है, वो शॉर्ट होती है, जबकि जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो एक एक्सपेंशन में आ जाती है, वो उसका जो वो काफ़ी स्पेशियस हो जाती है, वो काफ़ी जो है वो पब्लिक के लिए ज़्यादा लोगों की असेस में वो जो है वो चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब एक और इसमें बात आ जाती है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ये तो आपको बता दिया। अब एक नरेशन का भी लिखा होता है कि नरेशन किसे कहते हैं, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को मिलाकर जो एक चीज़ हम लोग बताते हैं या एक चीज़ लोगों से एड्रेस करते हैं, उसको नरेशन कहा जाता है। तो ये अभी हमने सिर्फ और सिर्फ टाइटल पर और इसकी एक्सप्लेनेशन पर और इसकी डेफिनेशन पर बात की है कि ये किस तरह से मूव करता है और ये फिनोमिना जो है वो किस तरह से जो है वो हमारा जो इंग्लिश का एक पैटर्न है, इंग्लिश का जो एक चैप्टर है, उसको किस तरह से एड्रेस करता है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आप इसको काफ़ी हद तक देख चुके होंगे, आपको इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग में ये चीज़ कलेक्ट हो गई होगी। And if you have further question regarding it, you may ask question through the medium of conversation or in comment box. तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब आ जाते हैं जी सबसे पहले, तो आज हमारा जो सब टाइटल है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया सेंटेंसेस, यानी सवालिया फिकरात जो है वो हमारा आज का जो ये एड्रेस किया जा रहा है आपको नरेशन के हवाले से, उसमें छोटे सवालिया फिकरात जो है वो आपके लिए यहाँ प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो छोटे सवालिया फिकरात जो हैं वो कौन से होते हैं, इसके लिए एक छोटा सा सेंटेंस मैं भी आपके लिए राइट करता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू सेंटेंस राइट किया हुआ है कि आर यू रीडिंग। आर यू रीडिंग जो है वो एक सेंटेंस है जो कि सवालिया सेंटेंस है, जिसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये वाला जो सवालिया सेंटेंस है ये हमें हेल्पिंग वर्ब से इसका जो है वो आगाज हो रहा है। कोई भी सेंटेंस छोटा सवालिया सेंटेंस वो वाला होता है कि जिसके रिप्लाई में यस और नो आ जाए। ये मैं आपके लिए राइट कर रहा हूँ यस और नो। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि आर यू रीडिंग, आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि क्या आप पढ़ रहे हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे कि यस, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे नो। अगर आपके सेंटेंस सवालिया का जवाब यस में या नो में हो तो उसको छोटा सवालिया सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि उसके जवाब में, उसके रिप्लाई में सिर्फ यस कहना या सिर्फ नो कहने से आपका जो एक मैसेज है वो दूसरे तक पहुंच जाता है। तो यही वाले यही वाले सेंटेंसेस जो है वो आज हमारी जो है वो ये लेक्चर के लिए कलेक्ट किए हुए हैं। दोबारा से मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूं कि छोटे सवालिया फिकरात ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके रिप्लाई में सिर्फ यस और नो कहने से बात जो है वो आगे उसका रिप्लाई पहुंच जाए। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, इफ आर यू रीडिंग, अगर आप कहते यस तो इसका मतलब यस आई एम रीडिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि यस कहने से पीछे वाली बात का साथ ही जवाब मिल जाता है, रिप्लाई मिलता है।
अगर आर यू रीडिंग नो, तो फिर इसका भी आंसर मिला उसको, उसका रिप्लाई मिला, उसका मतलब ये है कि वो नहीं रीड कर रहा है कोई चीज। यस और नो की बुनियाद पर अगर रिप्लाई सामने आता है तो उसको हम छोटा सवालिया सेंटेंसेस कहते हैं। और डियर लर्नर, यहाँ पर जो छोटा सवालिया सेंटेंसेस हैं वही हमारा जो है वो आज टाइटल है, उसी को हम एड्रेस करते हुए हम इसको अपने लेक्चर को आगे इनहेंस करते चले जा रहे हैं। तो इस वाले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होंगे, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, इसी तरह से जो भी और हेल्पिंग वर्ब इसमें शामिल हैं जो लिखे गए हैं, इसके अलावा कुछ और इसमें शामिल कर सकते हैं। जो भी इसी तरह से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होंगे उसको हम कहेंगे कि ये छोटे सवालिया फिक्रात हैं। इसी तरह से डू है, ये डिड है, ये डज है, ये वाले सेंटेंसेस जो हैं वो सारे के सारे हम इनको इसी तरह से उसमें शामिल कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसको लर्निंग कैपेसिटी में आप इसको जो है वो इम्पोर्टेंस दे रहे होंगे। इसको देखें कि किस तरह से आप इसको एड्रेस कर रहे हैं। अब एक सेंटेंस ही मैंने यहां पर राइट किया हुआ है और एक सेंटेंस ये राइट किया हुआ है जी कि आई सेड टू हर, कॉमा, एनिमेटेड कॉमा स्टार्टेड, इज इट योर बुक, और सवालिया निशान साथ लगाएंगे। सवालिया निशान जो है वो साथ लगाएंगे और सवालिया निशान जब आप इसको साथ लगा लेंगे तो ये एक सेंटेंस जो है वो उसका बाकायदा सवालिया का एक अंदाज जो है वो पैदा हो जाएगा। आई सेड टू हर, कॉमा, I said to her, comma, inverted comma started, is it your book, सवालिया निशान और आखिर में इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, यहाँ पर आप लिख देंगे। तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट डियर लर्नर ये है कि यहाँ पर जो है वो हमें इसको रीडिंग जो है वो हमें रीड करना जो है वो पता होना चाहिए कि इसको रीड कैसे करते हैं। आई सेड टू हर, कॉमा, inverted comma started, is it your book, inverted comma closed, और साथ में सवालिया निशान भी लिखें। इस तरह से इसको हम लोग रीड करते हैं और रीड करना जो है वो एक भी प्रैक्टिस है कि रीडिंग जो है वो प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन लर्निंग इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस एज वेल। तो अब आप देखिएगा कि हम यहाँ पर भी मैंने कुछ लिखा है कि छोटे सवालियात वो होते हैं कि जिसके जवाब में यस और नो लिखा जाता है। जीआर का मतलब ये है कि ये ग्रामर रूल्स हैं जिनको हम अप्लाई करके, जिनको हम एड्रेस करके हम ये पूरा एक जो है वो एक लेक्चर जो है वो आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होगा वो ये है कि जीआर का मतलब है ग्रामर रूल्स हैं, ये कुछ भी जो उनके मुताबिक हम इनको फोकस कर रहे हैं कि ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द ग्रामरियंस रूल्स। ग्रामर के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक हम इन चीज़ों को देख रहे हैं और उनके मुताबिक इसको कर रहे हैं। इंडिविजुअली अगर हम वैसे जो जैसे मर्जी इसको चेंज करते जाएंगे तो उसका वो जो है वो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे और ये हम ग्रामर से थोड़े से अलग हो रहे होंगे। नंबर वन पर जी जो है वो टाइटल, मैंने आपको टाइटल बता दिया कि ये छोटे सवालिया सेंटेंसेस हैं। ये मैंने इसको थोड़ा सा समराइज किया है, अब आप इसको भी दोबारा से देखा जा सकता है कि टाइटल में ये छोटे सवालिया सेंटेंसेस हैं। और ये छोटे सवालिया सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिस जो के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने टाइटल का मैंने बता दिया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं और सवालिया सेंटेंसेस हैं। और इसको छोटा सवालिया कहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि यस और नो की सूरत में। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं जैसा कि इज, एम, आर, विल, शैल वगैरह से इसका आगाज होगा। फिर इसके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, सवालिया अलामत है। इज, एम, आर है, फिर हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये छोटी इसको समराइज किया गया है, ये भी देखा जा सकता है। तो सबसे पहला जो है जी ये सब्जेक्ट है और इसको हम कहते हैं कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है।
और इसके बाद जो है ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो है वो आपका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आता है, या इसको हम प्रोनाउन की सूरत में भी देखते हैं इंडिविजुअली अगर हम इसको एड्रेस करें तो। और ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर राइट की गई हैं। और पहले वाला हिस्सा जो है ये लर्नर, जो ये वाली लाइन बिल्कुल कंटिन्यूस जो लाइन है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच का नाम देते हैं। और इसमें एक वर्ब पाया जाता है जिसको रिपोर्टेड वर्ब का नाम दिया जाता है। ये रिपोर्टेड वर्ब है जो हमें सेकंड फॉर्म के तौर पर आता है। तो प्रीपोजिशन जो है वो दैट इज एक्चुअली अ वर्ड दैट इज क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट अ गुड मैसेज। एक अच्छा मैसेज जो है वो हमें पहुंचा रहा होता है। ये डियर लर्नर जो है ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा कहेंगे, और ये दोनों मिलाकर इसको इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टेड कहेंगे। और यहाँ पर कोई भी पहला कोई प्रोनाउन हो, नाउन हो, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब हो, तो उसका जो पहला अल्फाबेट है वो हमेशा कैपिटलाइज होगा, वो बड़ा लिखेंगे। इज, इट, योर, बुक। और ये वाला सारा जो है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये वाला जो है ये रिपोर्टेड स्पीच जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। इसमें एक वर्ब है, इस वर्ब को हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। और फिर यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, सवालिया अलामत लिखी हुई है और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड है। ये जो दोनों की बात, ये वाली जो बातचीत हो रही थी यहाँ पर, इसको हम, ये दोनों के दरमियान में जो बातचीत है इसको हमने डायरेक्ट स्पीच का नाम पहले दिया था, जब इसको थोड़ा सा इसकी एलेबोरेशन कर रहे थे। दोनों के दरमियान में बातचीत जो है वो। अब इन दोनों की जो बातचीत है, अब ये इनमें से एक जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर चल जाता है और दूसरे स्टूडेंट्स को बताता है, और ये बात जो है वो ज्यादा जो आगे लोगों तक पहुंचती है, दो की बात जो है वो आगे 20 तक 15 तक पहुंच जाती है। अब जो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम आपके लिए, जैसे जैसे हम लोग जो है वो एक सेंटेंस को फोकस किया है, वो सारी चीजें यहाँ पर जो है वो पाइल अप की गई हैं। तो डीप लर्नर आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला जो डायरेक्ट है, ये हमारा ये वाला सेंटेंस जो है, ये सारी चीजें इससे मुतल्लिका लिखी हुई हैं, जो कि जितने भी 7-8 पॉइंट ये लिखे हुए हैं ये यहाँ पर राइट किए हुए हैं। जो इसकी चेंज इनडायरेक्ट में यहाँ पर की गई है वो भी मैंने यहाँ पर राइट की हुई है। अब आप इसको वन बाय वन मैं इसको एड्रेस करूंगा, and I hope that you will enjoy as well as learn at the same time of this very important lecture. और ये जो कंपटीशन के एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी, और इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंटरमीडिएट सेकंड पार्ट में जो करेक्शन वाला पार्ट है वहाँ पर ये चीज़ पेपर में पूछते हैं। इसी तरह से क्लास जो 10th है वहाँ पर भी जो है इसका बाकायदा एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो उसके लिए ये एक बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल जो है वो टास्क आपके लिए मौजूद है। ये डायरेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, और ये देखें डायरेक्ट में आई लिखा हुआ है। आई जो है वो इसी तरह से यहाँ पर आई आ जाए। ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में आई हमने यहाँ पर राइट कर दिया। वन बाय वन जो है वो जिस तरह से यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं उसी तरह से इसको यहाँ पर फोकस भी किया जा रहा है, लिखा भी जा रहा है कि आप लोग यही वाला मेथड इसको अप्लाई करते हुए आप इन चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं, आप इसको लर्न कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी आप बता सकते हैं कि आई हैव कंप्लीट ग्रेस्प अपॉन द नरेशन और डायरेक्ट इन एंड इनडायरेक्ट एंड आई विल कन्वे यू वेरी वेल। और मैं आपको ये चीज़ों को बता दूंगा, आप ये भी कह सकते हैं इस तरह से। तो ये नंबर 1 पर आ गया। नंबर 2 पर जो लिखा हुआ है सेट 2, डियर लर्नर ये वाला जो सेट 2 है, ये देखिए सेट 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट में था, ये डायरेक्ट वाले जो बॉक्स में है इसको हम आस्क में चेंज कर लेंगे, और ये आस्क में चेंज कर दिया है ये वाला नंबर 2 पॉइंट। इसी के ऊपर मैंने नंबर 2 लाइन जो है वो 2 वो टिक के मार्क 2 कर दिया है। इसी तरह से नंबर 2 जो है वो यहाँ पर राइट किया और नंबर 2 को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि नंबर जो 2 है TO2 जो है इसके ऊपर मैंने 3 वो लाइनें लगा दी हैं ताकि जो 2 है उसको एलिमिनेट कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि वी आर बीइंग गाइडेड बाय
grammar rules. जो grammarians are of the opinion that if you find TO2 and after asked you will find 2, there is no more place of 2 and we are eliminating the 2 from indirect speech. Indirect speech में इसको हम खत्म कर रहे हैं. इसके बाद ये हर है और हर ये वाला जो यहाँ पर आता है ये 2 इसको हमने ये खत्म कर दिया. ओके, नंबर हर जो है वो डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में दोनों में सेम है. ये नंबर 4 हम लाइनें ऐसे करके लगा लेंगे जी. जैसे जैसे वो चेंजेस कर रहे हैं उसका एक एक जो है स्टेप हम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं. इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टेड को खत्म करने के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में इफ लगाते हैं. IF इफ के लिए जो है वो हम लोग सिर्फ अब यहाँ पर जो है वो 5 कर देते हैं क्योंकि अब वो थोड़ा लाइंस जो है वो बढ़ती चली जा रही होंगी. इफ लगा देंगे यहाँ पर. इन्वर्टेड कॉमास की एलिमिनेशन के लिए हम यहाँ पर इफ लगा देंगे. कुछ चीजें डी लर्नर हम लोग जो है वो यहाँ पर राइट नहीं कर रहे हैं. कुछ चीजें राइट नहीं की जा सकती हैं. वो सिर्फ और सिर्फ जो इंसान की सुनने की जो हीरिंग फैकल्टी है उसी को एड्रेस करती हैं. कुछ चीजें नहीं लिखी जा सकती. मिसाल के तौर पर ये जो जेस्चर आपके सामने आ रहे हैं ये नहीं लिखे जा सकते हैं. इसको आप फोकस कर सकते हैं, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते हैं कि इसको हम ये वाला जो एक्शन है इसको हम जो है वो C कहते हैं या D कहते हैं. इसी तरह से एक जो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है कि उसका वो ये है कि इज इट योर बुक. ये वाला सेंटेंस का जो पार्ट है जिसे हम डायरेक्ट ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. ये वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है. इस रिपोर्टेड स्पीच को सबसे पहले 2 काम करने होते हैं. हम लोग 2 काम इसमें करेंगे. नंबर 1 पर तो ये है कि हम लोग इस सवालिया अंदाज खत्म करेंगे. सेंटेंस का सवालिया जो स्ट्रक्चर है उसको खत्म करेंगे. सवालिया अंदाज यानी सवालिया जो इसका सवालिया अंदाज है उसको हम खत्म करेंगे. नंबर 1 पर ये है. नंबर 2 पर लर्नर ये है कि हम सवालिया जब अंदाज खत्म हुआ तो फिर इसका जो साइन है उसकी भी फिर जरूरत नहीं रहती. सवालिया निशान की भी फिर जरूरत नहीं रहेगी. जब सवालिया अंदाज खत्म कर दिया तो फिर सवालिया उसका जो साइन है उसकी फिर वैल्यू नहीं रहती. इसीलिए दोनों चीजों जो है दोनों चीजें जो है उसको एड्रेस करना और उसको प्रैक्टिकली करना जो है वो जरूरी होता है. तो हम इसका जो है थोड़ा सा यहाँ पर रफ लिख रहा हूं कि इसको हम ऐसे राइट करेंगे. इट इज योर बुक. अब लर्नर जो है प्लीज अब यहाँ पर सवालिया निशान की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखा जा रहा है. सवाल ये हेल्पिंग वर्ब को उसकी अपनी प्रॉपर जगह पर, जो इसका सब्जेक्ट है उसको उसकी प्रॉपर जगह पर, और जो इसके अलावा प्रोनाउन है वो अपनी जगह पर, और इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट हमें वहां पर लगाना है वहां पर हम उसको प्लेस कर देते हैं. तो अब डियर लर्नर यहाँ पर सवालिया अंदाज की जरूरत नहीं है. याद रहे बात ये लर्नर के आपने इनडायरेक्ट करते हुए आपके सेंटेंस में ना सवालिया साइन होना चाहिए ना सवालिया अंदाज सेंटेंस का होना चाहिए. यानी आपका सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए या असर्टिव होना चाहिए या फिर एक स्टेटमेंट होनी चाहिए या फिर वो मुस्बत सेंटेंस होना चाहिए. ये वाली सारी जो मैंने चीजें 2-4 सेंटेंसेस मैंने बोले हैं इन तमाम का मकसद है कि आपका सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो फिर आपका जो इनडायरेक्ट है वो ठीक होगा, अदरवाइज वो खराबी में रहेगा. इसी तरह से जो डियर लर्नर ये मैंने उसी चीज को फोकस कर दिया यहाँ पर. उम्मीद है कि आप इन चीजों को देख रहे हैं. उसको इज इट योर बुक फुल स्टॉप. फिर यहाँ पर ये सवालिया निशान था ना, इसको फिर इज इट योर बुक यहाँ पर फुल स्टॉप आया. यही बात को मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की और वहां पर मैंने उसको सॉल्व भी कर दिया है. इसके बाद जो है जो सवालिया इसका जो साइन है उसकी जरूरत नहीं है. फिर हम सवालिया अंदाज को खत्म कर देंगे. अब आप देखें कि इट जो है वो इसी तरह से ये नंबर 6 पर आ गया जी. इट आपका
यहां पर जो है वो इज था, तो डियर लर्नर अब यहां पर सेड आस्क्ड, सेड जो है वो आस्क में चला गया सवालिया सेंटेंस की सूरत में, सवालिया सेंटेंस के इनडायरेक्ट के एतबार से सेड टू आस्क में चला गया। जब डियर लर्नर ये यहां पर आस्क में था तो इसका इस सिमत में जो है वो इज आता है, इसको भी हम वॉज में कर देंगे, सेकंड फॉर्म टू सेकंड फॉर्म जो है वो सामने सामने आता है। इसके लिए ये स्पेशल एक जो है वो स्टेप है और हम इसको फोकस कर रहे हैं और इसको एड्रेस किया जा रहा है। एंड व्हेन एवर यू आर सॉल्विंग और डूइंग द नरेशन you will do the same exercise as I'm doing, and I am also focusing all these things according to the grammar rules. I hope that you will also do the same thing. Okay, next डियर लर्नर यहाँ पर नंबर 7 पर जो है ये इज को वॉज में चेंज कर दिया, जैसा कि मैंने बताया इधर भी सेकंड फॉर्म और इधर भी सेकंड फॉर्म आती है। इसी तरह से यहाँ पर जो योर है, यू जो है वो असल में सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर हर है, हर के लिए यहाँ पर हर आ जाएगा। और इसी तरह से और इसके बाद बुक है, बुक के बाद फुल स्टॉप है, या जिसे हम उर्दू में खत्मा कहते हैं, इंग्लिश में पॉइंट भी कहते हैं, और इंग्लिश में फुल स्टॉप को पीरियड से भी एड्रेस किया जाता है। तो उम्मीद की जाती है कि आप इन चीज़ों को फोकस कर रहे होंगे। और इसी तरह से नंबर 8 पर डियर लर्नर ये है, और नंबर 9 पर ये आप बुक लिख देंगे, और नंबर 10 पर जो है यहाँ पर ये फुल स्टॉप। ये सेंटेंस जो है वो आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। इसको आप लोग जो है वो टाइम एंड अगेन यू टेक प्रैक्टिस एंड यू विल एंजॉय एज वेल एज लर्न एट द सेम टाइम। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, इसी तरह से एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पहले मैंने इसको यहाँ पर शॉर्ट करके लिख दिया था कि द डॉक्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टेड डू यू स्मोक, सवालिया निशान है और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज डाल देता है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट आपने जहन में रखना होता है ये लर्नर के, आपने देखना है कि एक जो सेंटेंस है उसके आखिर में सवालिया निशान मौजूद है। जो ही आप देखते हैं कि आपका जो सेंटेंस है उसके लास्ट में सवालिया निशान है, इस तरह से आ जाए या इस तरह से, जैसे भी आप इसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, या जिस तरह से आपको फोकस आ रहा है। नंबर 2 पर जो है ये सवालिया निशान है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर ये लर्नर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा। जब हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसका मतलब ये है कि ये छोटा सवालिया देता है। तो इसके सवालिया जो सवालिया अंदाज है सेंटेंस का, इसके जवाब में यस और नो आएगा। डू यू स्मोक, यानी अगर स्मोकिंग नहीं करते हैं तो आप नो एन ओ नो लिखेंगे, शॉर्ट छोटा सवालिया सेंटेंस। तो इसकी जो है वो सॉल्यूशन के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए द डॉक्टर आस्क्ड, सेड को आस्क में चेंज कर देंगे, कॉमास की जगह पर आप इफ लगा देंगे। इफ के बाद जो डू यू स्मोक है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप देखेंगे सेंटेंसेस की जो टेंसेस की वैल्यू है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको टेंसेस पे भी एक जो है वो लेक्चर बना दिया जाएगा ताकि आप इन चीजों, डू यू स्मोक को आप यू स्मोक की सूरत में, आप पॉजिटिव सेंटेंस की सूरत में, स्टेटमेंट की सूरत में आप इसको असर्टिव सेंटेंस की सूरत में आप इसको बना लेंगे, यू स्मोक कर लेंगे। यू जो है डियर लर्नर वो सेकंड पर्सन है दोबारा से, और इसको हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट जहां पर नहीं लिखा होता है वहां पर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अंडरस्टूड होता है फिर कि वहां मी होता है, उसके मुताबिक हम इसको चेंज करके आई आ जाएगा। आई के बाद फिर स्मोक है, तो स्मोक के लिए हम लोग यहाँ पर सेकंड फॉर्म स्मोक राइट कर देंगे, क्योंकि आस्क जो है सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म जो है वो लगा दी जाएगी। हम लोग ग्रामर के जो कवानीन हैं, ग्रामर के जो रूल्स हैं, उनको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। फिर लास्ट में एक सेंटेंस जो है उसी को दोबारा यहाँ पर राइट कर दिया गया है कि द डॉक्टर सेड, इसी तरह से आस्क आ जाएगा। तो यहाँ मी, डॉक्टर आस्क मी लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग जो है वो टू के बाद जो है वो मी नहीं, यहाँ पर टू नहीं राइट करते हैं, और यहाँ पर जो है वो टू, ये मैंने आपको वहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। तो इस तरह से
बेशक लिखा हुआ हो या ना राइट किया हो, दोनों सूरतों में हम इसको मी के साथ जो है वो एड्रेस करते हैं। काफ़ी ये ज़्यादा इस तरह से। अच्छा, द डॉक्टर सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा था, डू यू स्मोक? द डॉक्टर आस्क्ड मी इफ आई स्मोक्ड। इस तरह से ये जो है वो एक लेक्चर जो है वो इस तरह से कंप्लीट होता है। उम्मीद की जा सकती है कि आप लोग जो हैं ये इस तरह के सेंटेंसेस को स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो इस तरह से इसको एनहेंस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस में रहेंगे, और आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।